नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं और उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेश लौटते ही नए संसद भवन के लोकार्पण का बहिष्कार करने पर विपक्ष को दिखाया आईना। और ऑस्ट्रेलिया में साथ थे सत्ता पक्ष और विपक्ष। आपको मालूम होना चाहिए कि अब नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, तो उसी के लिए बात हो रही है। विपक्ष आप देखते हैं कि ये कहकर विरोध कर रहा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति साहब को करना चाहिए था। भारतीयों के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम संग विपक्षी नेताओं के आने का सुनाया प्रसंग और बोले वह था लोकतंत्र का माहौल। सिडनी में दिखी लोकतंत्र की आत्मा और मजबूती। आप देखिए एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री साहब करें 45 वर्षों में ऐसा कभी नहीं देखा, जैसा आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री अभी अन्य देशों में गए तो देखने को मिला। कांग्रेस जैसी हो जाएगी बहिष्कार करने वाली पार्टियों की स्थिति, ये आप देखिए होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमारे। और नए संसद भवन पर राय ने खींची 2024 की राजनीतिक तस्वीर। चलिए ये आप देखिए जो एनडीए के हिस्से हैं वो आप देखते हैं कि इसका पक्ष करेंगे, पक्ष में रहेंगे। और जो आप देखते हैं कि जो विरोधी रहेंगे यूपीए के हिस्से हैं, कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, वो आप देखते हैं इसका विरोध कर रहे हैं। बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर कांग्रेस में असमंजस। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे तो उस समय आपने देखा होगा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी और इन्होंने मैनिफेस्टो में भी आप देखते हैं कि इस बात का उल्लेख किया था। 1 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप लोगों को मालूम होगा कि खासकर ये जो लवर रहते हैं इनको ज़्यादा परेशान किया जाता है इनके द्वारा। जम्मू कश्मीर के जेल से आतंकी नहीं चला सकेंगे नेटवर्क। कर्नाटक अब देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के जेलों में कैद आतंकी मोबाइल फोन हासिल कर भी लेंगे, तब भी उन्हें अपने नेटवर्क से संपर्क के लिए सिग्नल ही नहीं मिलेगा। जेलों में ना तो बाहर से कोई अनाधिकृत मोबाइल फोन सिग्नल आएगा और ना ही अंदर से कोई सिग्नल बाहर जाएगा। प्रदेश में सभी 14 जिलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, एक तकनीक है। कर्नाटक के बाद अब तमिलनाडु में अमूल का विरोध हो रहा है। ये आप देखिए अमूल जो ब्रांड होता है ना दूध का, उसी की बात हो रही है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहे डिप्टी कमिश्नर से हो जवाब तलब। ये पंजाब के 2, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एक एक डीसी आए निशाने पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कार्रवाई के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। ये आप देखिए पराली कहने का मतलब होता है कि जो आप देखते हैं फसलों के अवशेष बचते हैं ना, उन्हीं को जला दिया जाता है और इससे आप देखते हैं कि खेत की जो उत्पादन क्षमता होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ठीक है, इस साल से इंटीग्रेटेड बीएड शुरू नहीं कर पाएंगे कई संस्थान। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगा। यह बात अलग है कि देश भर के जितने शैक्षणिक संस्थानों को शुरुआती चरण के लिए चयनित किया गया था उनमें से दर्जन भर से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों ने इस साल से इसे शुरू कर पाने में असमर्थता जताई है। अभिषेक कुंतल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी सीबीआई। ये आप देखिए बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। और अभिषेक बनर्जी आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा, सीबीआई का नई दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और पश्चिम बंगाल को देखना है तो ये है कोलकाता, इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी देखें तो 3 देशों से लगती है, नेपाल, आप देखिए भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। यहाँ की अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो सीबी आनंद बोस हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 16 सीटें हैं और राज्यसभा में आपको लोकसभा में आप देखिए 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। हमेशा आप देखिए राज्यसभा में कम ही सीटें देखने को मिलती है, लोकसभा में ज़्यादा। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। नकली दवा आपूर्ति में फार्मा कंपनी की मालिक गिरफ्तार हुई है। दवा में मिलाती थी चाक, मिट्टी, चीनी व स्टार्च। वाराणसी में दर्ज हुआ था मामला।
और आप देखते हैं कि कंपनी ने करीब 7.50 करोड़ रुपए की दवाएं अन्य राज्यों को की थी सप्लाई। अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ से जो सिरप गई थी अन्य देशों पर, वहाँ जो बच्चों की कई की मौत हुई है, उस पर भी आप देखिए सवाल खड़े हुए थे। इसलिए आप देखिए दवाओं पर और नकेल कसी जा रही है। ठीक है, देश में आप देखिए 33.05 करोड़ टन से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। और कूनों में 2 और चीता शावकों ने दम तोड़ा, एक गंभीर। ये आप लोगों को मालूम होगा कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे, उनमें से आप देखते हैं कि कुछ की डेथ हो चुकी है और अभी 2 जो जन्मे थे यहाँ, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो वही बोल रही है, कूनो प्रबंधन भीषण गर्मी को बता रहा है मौत का कारण। और आप देखिए अब हमारे यहाँ की जलवायु अलग है, परिस्थितियाँ अलग हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए वो उन्हें सूट भी नहीं कर पा रहा है। हम लोग भी आपने देखा होगा कि एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें सर्दी हो जाती है, पानी सूट नहीं करता है, वहाँ का मौसम सूट नहीं करता है। जेल अस्पताल के बाथरूम में गिरे पूर्व मंत्री जैन और आईसीयू में भर्ती। आप देखिए दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्हीं की बात हो रही है। सीएम आवास के कायातरण से जुड़ी गड़बड़ियों के सूत्रधार भी जैन है। ये अब आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो भवन पर आप देखते हैं कि जो पैसा खर्च करने की अनियमितताओं की बात हो रही है, उसमें भी आप देखते हैं सत्येंद्र जैन का नाम जोड़ा जा रहा है। आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 की रात में लैंडिंग। और भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने इसे भारतीय नौसेना के लिए मील का पत्थर बताया। कहा नौसेना की यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत की ओर बड़ा कदम। ये आप लोग देख सकते हैं। और आप देखिए हमें अपनी शिक्षा किसमें हमें रक्षा क्षेत्र में ध्यान देना ही होगा। हमारे पड़ोसियों को देखिए, पाकिस्तान बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है हमारा पड़ोसी। क्यों महत्वपूर्ण होती है नाइट लैंडिंग? एक एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्लाइट डेक पर लैंड करना एक सामान्य रनवे पर युद्धक विमान की लैंडिंग से कहीं अधिक मुश्किल है। और चूंकि डेक की लंबाई अपेक्षाकृत काफी कम होती है और किसी एयरपोर्ट कैरियर के डेक पर विमान उतारने के लिए पायलट को जेट की टेल हुक को झुकाना पड़ता है और विमान को थामने वाले एक अरेस्टिंग वायर से जोड़ना होता है। यह वायर विमान को थाम लेता है और इतना सशक्त होता है कि विमान की गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटे से शून्य पर ले आता है। और नाइट ट्रिप का मतलब होता है कि रात के समय एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर विमान का उतारना। और नौसेना के पायलटों के लिए यह और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लैंडिंग के समय एयरक्राफ्ट कैरियर की गति 40 से 50 किलो प्रति घंटे होती है ना। एडीजी होंगे पीएम की सुरक्षा संभालने वाले बल के प्रमुख। एसपीजी के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम। बल के प्रमुखों को लेकर अब तक नहीं था कोई निश्चित नियम, तो ये हो रहा है। ये आप देखिए दिल्ली से जुड़ी ही खबरें हैं। राष्ट्रीय राजधानी, ये अध्यादेश आया हुआ है जो आप देखते हैं कि यहाँ की जो नियुक्तियों को, तबादलों को लेकर आप देखते हैं कर्मचारियों की, तो उसी सब की बात हो रही है। ये सब अध्यादेश आप देखते हैं कि हमारे कौन राष्ट्रपति साहब लाते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। और ये आप देखिए उतना ही शक्तिशाली होता है जितना आप देखते हैं कानून सामान्य प्रक्रिया से बनकर शक्तिशाली होता है, लेकिन आगे चलकर इसे राज्यसभा लोकसभा में पास करवाना होता है। जेल परिसर में टिल्लू हत्याकांड जैसी घटनाएं अस्वीकार है, कोर्ट कह रहा है। अभी आपने देखा होगा एक गैंगस्टर की हत्या हुई थी ना, तो वही बात हो रही है। डीएफसी के दोनों रूट पर गौतम बुद्ध नगर में रखी जाएगी निगरानी। और देश में माल ढुलाई में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना की 3 स्तर से होगी निगरानी। और आप देखिए कि 20 करोड़ की लागत से नोएडा के सेक्टर 145 में बन रहा है ओवरऑल कंट्रोल सेंटर। और 15 से 4 किलोमीटर मुंबई से गौतम बुद्ध नगर के न्यू दादरी तक बन रहा है वेस्टर्न कॉरिडोर। चलिए ये भी आप लोग। और 1853 किलोमीटर का पश्चिम बंगाल के हुगली से पंजाब तक लुधियाना तक बन रहा है ईस्टर्न कॉरिडोर। और 10 राज्य जुड़े हैं ईस्टर्न व वेस्टर्न कॉरिडोर से। प्रयाग में बना है ईस्टर्न कॉरिडोर का कंट्रोल सेंटर, ये देखने को मिलेगा। ये सब आप देखते हैं राजनीति की खबरें रहती हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बस आप लोग मजे लेते रहा करिएगा राजनीति के। सेंट्रल विस्टा में बिछ भदोही की कालीन बढ़ाई जाएगी संसद भवन की सामने। आप देखिए क्या होता है हैंड नाटेड कारपेट। हैंड नाटेड हस्त निर्मित परंपरागत कालीन है और कच्चे माल से लेकर इसकी बुनाई तक की कारीगरी बुनकरों के हाथों से होती है।
केवल हाथ से बने होने के कारण यह सामान्य कालीनों के मुकाबले महंगे होते हैं और इसकी गुणवत्ता बेहतर होती है और इसे दूर से देखकर ही पहचाना जा सकता है। और देश भर के कालीन उत्पादन का लगभग 40% कालीन अकेले भदोही जिले में होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रवीण सूद ने सीबीआई निदेशक के रूप में संभाला कार्यभार। इस साल इंटीग्रेटेड बीएड शुरू, आप देखिए जो बताया ना, नहीं कर पाएंगे कई संस्थान। और 14 राज्यों के 75% गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने 75% गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया है। और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, केरल और हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम के साथ ही अंडमान और दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर के कम से कम 75% गांव इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। और मंत्रालय ने अगले साल तक पूरे देश को 100% गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करने की बात की है, निर्धारित करने की। ये भी याद रखिएगा, ओडीएफ प्लस। ये आप देखिए ओडीएफ प्लस होता क्या है, सबसे पहले तो यही आपको मालूम होना चाहिए, सुनते तो रहते हैं। देखिए ओडीएफ प्लस का मतलब होता है ऐसा गांव जहां सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और खुले में शौच का परिपूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय भी होगा। उसे आप लोग ओडीएफ प्लस गाँव कह देते हैं। ये आप देखिए कार्टून, अन्यथा लेकिन नई संसद में आने का यह मौका ना छोड़िए, पता नहीं फिर 24 में क्या हो। ये आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर आपकी सोच पूछी जाती है, आपकी राय पूछी जाती है। क्या सोचते हैं आप लोग, लिखा करिए नीचे। ये मान की चन्नी को चुनौती, 31 मई तक 2 करोड़ रिश्वत मांगने की जानकारी सार्वजनिक करें। ये आप सभी जानते हैं कहाँ, पंजाब की बात हो रही है। ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं कि दिग्गजों के भरोसे बैठे मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक दुविधा में। ये आप देखेंगे कि सिंधिया ने सरकार गिराई थी ना मध्य प्रदेश में, आप लोगों को याद होगा जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, आप देखेंगे भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। तो 2018 में आप देखिए कांग्रेस को बहुमत मिला था और आपने देखा होगा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए थे और सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। अब आप देखिए उनके जो वहाँ जो विधायक थे जितने, वो कहेंगे कि हमें चाहिए टिकट, और बीजेपी के पहले जो कैंडिडेट वहाँ के होंगे, जो पहले चुनाव लड़ते आए होंगे, वो कहेंगे कि हमें चाहिए। तो आप देखिए दोनों में टकराव देखने को मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है ये। तो हम सीमाओं पर दोहरे खतरे कर रहे हैं सामना, हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ में रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास पर दिया बल और कहा तकनीकी रूप से उन्नत सेना देश के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग डीआरडीओ की बात करें तो किसकी बात हो रही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को डीआरडीओ भवन देखने को मिलेगा। सिविल सेवा में बदलाव पर 82 पूर्व अफसरों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। सिविल सेवा में बैकडोर से भर्ती और पिति नियुक्ति के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव के खिलाफ आप देखें 82 पूर्व अफसरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से सिविल सेवाओं के चरित्र में बदलाव के खिलाफ चिंता जाहिर की है और एक खुले पत्र में गुरुवार को सिविल सेवा के इन पूर्व अफसरों ने राष्ट्रपति मुर्मू को से केंद्र सरकार को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार को चिताया कि सिविल सेवाओं की चरित्र को बदलने की कोशिश खतरनाक साबित होगी और संवैधानिक भारत सरकार के खात्मे का कारण बनेगी। पत्र में कहा गया है कि खासकर आईएएस और आईपीएस के लिए सिविल सेवाओं के चरित्र को चरणबद्ध तरीके से बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि हमारी संवैधानिक योजना के तहत इन्हें संवैधानिक सुरक्षा कवच से सुरक्षित किया गया है। यह सेवाएं राजनीतिक बदलाव से अछूती रहती है और साथ ही यह क्षेत्रीय स्वरूप के बजाय केंद्रीय व्यवस्था पर आधारित है। सिविल सेवा के अफसरों का काम स्वतंत्र और निर्बाध रहता है क्योंकि उनका नजरिया भय व पक्षपात से अछूता रहते हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि नए प्रस्तावित संशोधन से ने उनकी निष्पक्ष रहने की क्षमता और संघीय संतुलन को हिला दिया है। ये आप देखिए सिविल सेवा आप लोग पे उसकी तैयारी भी कर रहे हैं और आप देखेंगे एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि
उसमें आपने देखा होगा पेपर सही आता है, कहीं आपको गलत क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। बड़े एक तरह से आप देखिए भरोसे वाली अभी संस्था है, अपने टाइम से पेपर करवा देती है। स्टेट पीसीएस में आप देखिए दुनिया भर के आप देखते हैं खबरें आती रहती हैं, तो चिंता व्यक्त की जाती है। समान नागरिक संहिता से सभी धर्म वर्ग व देवभूमि सुरक्षित है, भाजपा कह रही है। इस समान नागरिक संहिता की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखिए यूजीसी की बात हो रही है, और आप देखते हैं कि आप देखते हैं कि सिविल कानून अलग अलग हैं धर्मों में, आप देखते हैं अलग अलग देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि संपत्ति के बंटवारे की कर दीजिए, गोद प्रथा लेने की बात कर लीजिए, गोद लेने की बच्चों को, और आप देखिए क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, सभी धर्मों के लिए। तो आप देखते हैं कि जो सिविल कानून है ना, उन्हें भी एक समान करने की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है, हर चीज में राजनीतिक घसीटना ठीक नहीं है, सौरभ गांगुली साहब कह रहे हैं, आप देखेंगे। अकबर मॉब लिंचिंग केस में आरोपितों को सुनाई गई 7 साल की सजा, 10-10 हजार जुर्माना, एक आरोपित बरी हुआ। ये 20 जुलाई 2018 को हुई थी ना घटना, अब आया फैसला। ये राजस्थान में अलवर जिले में आप देखते हुई थी ये मॉब लिंचिंग, भीड़ के द्वारा मार दिया गया था। जम्मू कश्मीर के जेलों में आप देखते हैं सुरक्षा की बात हो रही है, क्योंकि जेल में बैठकर भी आप देखते हैं कि आजकल गैंग ऑपरेट हो रहा है, आप देखते हैं कि आतंकी घटनाएं भी घट रही हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को दी पहली पहली वंदे भारत की सौगात, और नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत ट्रेन को दिखाई है हरी झंडी, आप देखेंगे। देहरादून से सुबह 7 बजे प्रस्थान करेगी, आनंद विहार आगमन 11:45 पर होगा। आनंद विहार से आप देखिए 17:50 बजे निकलेगी, दूर देहरादून आगमन होगा 22:35 पर। चलिए आप लोग देखते रहिए। उड़ीसा की रिटायर्ड जज के खिलाफ आरोप पत्र सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा की एक सेवानिवृत्त अफसर के खिलाफ आरोप पत्र को खारिज कर दिया है, और कहा है कि वह सेवानिवृत्ति के सभी लाभ लेने के योग्य है। महिला न्यायिक अफसर पर कैटेगरी केयर टेकरों के चयन के मामले में आप देखिए अनियमितताएं बरतने का आरोप लगा था इन पर। सामाजिक न्याय के लिए हो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, हमारी राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। रांची में स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के दीक्षा समारोह में बोली हमारी राष्ट्रपति साहब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रचनात्मक और संवेदनशील कार्यों में करें, एआई का। ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आयुष दाखिले में घोटाले की होगी सीबीआई जांच। ये आप देखते हैं 2019 में नीट में शामिल हुए बिना छात्रों के कर लिए गए थे यूजी और पीजी में दाखिले, तो उसी को लेकर बात हो रही है। समलैंगिक विवाह सनातनी धर्म संस्कृति पर हमला है। ये आप देखिए संतों का समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशन पर सुप्रीम कोर्ट से विचार बंद कर देने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें देखिए, तो हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है, और आप देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और आप देखिए समलैंगिक विवाह कहने का मतलब होता है कि समान लिंग वाले विवाह कर रहे हैं, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से शादी कर रही। तो ये सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है ना इस पर। पहले जैनों ने गांव छोड़ा, अब भगवान चंद्र प्रभु को ले आए हैं। ये 500 साल पुराने जैन मंदिर से 11 प्राचीन मूर्तियों को बैंड बाजे के साथ पालकी में लाया गया। मुस्लिम आबादी बढ़ने व अपराध की कुछ घटनाओं के काम के बाद दूसरे शहरों में बस गया जैन समाज। चलिए मुजफ्फरपुर नगर के बुडाना जैन मंदिर में न्यूतन वेदी का शरण के दौरान पूजा याचना करते श्रद्धालु ये देख रहे होंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 3-4 जून के कार्यक्रम की अनुमति निरस्त हुई है, और कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे कई बड़े मुस्लिम नेता। यदि नेता विवादित बयान देते तो महू में विधि व्यवस्था बिगड़ सकती थी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इंदौर में होना था ये, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। गुरुकुल परंपरा से होती है हिंदुओं के अस्तित्व की रक्षा, शंकराचार्य साहब कह रहे हैं। रात को तहसील कार्यालय खुलवाकर की गई इंडिया बुल्स की रजिस्ट्री, और आप देखिए 28 फरवरी को कंपनी की रजिस्ट्री के लिए दोबारा खोली गई तहसील, और ये हरियाणा की बात हो रही है।
कंप्यूटर जगत से जुड़े प्रधान ने पंचायत को विकास संघ दी डिजिटल हेल्पलाइन। और उत्तर प्रदेश में बागपत के फजलपुर में इंटरनेट सुविधा युक्त पुस्तकालय भी है। कचरा प्रबंधन अन्य सुविधाओं से मिला है मॉडल पंचायतों का दर्जा। और ये आप लोगों को मैं कई हर बार बोलता हूं कि आप देखेंगे कि अगर आपके सरपंच ईमानदार है, आपका प्रतिनिधि ईमानदार है, तो आपके क्षेत्र की समस्याएं 90 से 95% खत्म हो सकती हैं। लेकिन आप देखते हैं कि आपके प्रतिनिधि क्या करते हैं, ये आप सभी जानते ही हैं बेहतर। उन्हें अपना घर भरने से कहाँ फुर्सत नहीं मिलती है। वो ये आप देखेंगे आपका संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में आपको मदद करता है, एक सामान्य जानकारी भी मिलती है आपको। पुराने वैभव की ओर लौटता जम्मू कश्मीर। अभी आप देखिए G20 की बैठक हुई है ना, यहाँ आपको मालूम होगा कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो हिस्सों में बट गया है। दोनों लद्दाख ये है और जम्मू कश्मीर ये है। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है इसकी सीमा। ठीक है। महाकवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में लिखे गए एक श्लोक का यही अर्थ है कि जो स्वर्ग में दुर्लभ है वह कश्मीर में सहज सुलभ है। ये आप देखिए राजतरंगिणी के बारे में कई बार पूछ लेता है, किसकी कृति है, ये किताब है, ये आप देखिए महाकवि कल्हण की है। और यह बात उन्होंने लगभग 1147 के आसपास लिखी थी। कुछ वर्ष पहले इन पंक्तियों को पढ़कर कश्मीर की स्थिति देखकर दुख होता था। सौभाग्य से अब यह स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2019 में कश्मीर को जकड़न से मुक्त कर दिया और उनका यही प्रयास रहा है कि राजतरंगिणी के शब्दों से झाग रहे जम्मू कश्मीर को उसकी पुरानी पहचान और समृद्ध चेहरा वापस लौटाया जाए। और इसी कड़ी में आप देखिए बीते दिनों श्रीनगर में G20 की बैठक आयोजित हुई है और यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। विश्व के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधियों का श्रीनगर में जुटना उस वैभव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास था जिसके लिए जम्मू कश्मीर को भारतवर्ष का मुकुटमणि कहा जाता है। और इस बैठक ने अप्रतिम सौंदर्य से परिपूर्ण जम्मू कश्मीर को विश्व पटल पर पुनः स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और तीसरे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की इस बैठक में प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को और सपनों को का साहस था। और सपनों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसकी अभिव्यक्ति की जागृति बन जाती है। और पूरे राज्य में विशेषकर श्रीनगर शहर के गली मोहल्लों और बाजारों में लोगों ने उन सपनों की अभिव्यक्ति देखी है। अपनी आंखों के सामने विश्व ने जम्मू कश्मीर के बदलते परिदृश्य को देखा है। युवा खिलाड़ियों के करतब, बच्चों के संगीत, व्यापारियों के उत्साह, शिकारा वालों की पुकार, महिलाओं की कलाकारी और आप देखिए बुजुर्गों के संवाद में G20 जम्मू कश्मीर को दुनिया से जोड़ गया है। और इस आयोजन में शामिल होने के लिए G20 देशों के सभी प्रतिनिधियों का भी हृदय से आभार, और जिन्होंने 4 साल की हमारी कड़ी मेहनत और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में किए गए त्याग और बदलते जम्मू कश्मीर के लिए किए गए अनगिनत प्रयासों को करीब से देखा और समझा। सस्टेनेबल टूरिज्म के रोड मैप के साथ विश्व भर के प्रतिनिधियों ने राज्य की परंपरा, आतिथ्य सत्कार और दार्शनिक विरासत को प्रत्यक्ष महसूस किया है। प्रत्येक नागरिक ने पूरे मनोयोग से इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। जबकि एक दौर वह भी था जब राज्य में सामान्य आयोजनों से महीनों पहले ही हड़ताल और बंद की घोषणा कर दी जाती थी। जनजीवन पूरी तरह ठप हो जाता था। लेकिन अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाज में जिन सपनों, साहस और आकांक्षाओं का बीज बोया था और सभी नागरिकों के लिए शांति और समृद्धि के जिस मार्ग का निर्माण किया था, उस पर चलकर समूचे जम्मू कश्मीर ने विश्व के समक्ष एक नया उदाहरण पेश किया है। ऐसा नहीं है कि बिगड़ैल पड़ोसी देश ने रंग में भंग डालने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जनता ने अपनी मंशा से उसके प्रयासों को पलीता लगा दी है। और G20 के इस आयोजन को लोगों ने किसी त्योहार की तरह सफल बनाकर मिसाल कायम की है। और गतिशीलता समृद्ध समाज का सबसे बड़ा लक्षण है। बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी नागरिकों को एक नई शक्ति और गतिशीलता प्रदान की है। कुछ वर्ष पहले तक राज्य में डिजिटल सुविधाओं की कल्पना भी असंभव थी, लेकिन आज पूरा प्रशासन और करीब 460 सार्वजनिक सेवाएं मोबाइल पर सहजता से उपलब्ध है। यह परिवर्तन नागरिकों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। और G20 की बैठक के दौरान भी इस डिजिटल क्रांति को महसूस किया गया है। और जब इंटरनेट मीडिया पर छाए फोटो और वीडियो के माध्यम से जीवन में सुगमता की नई चेतना सहज रूप से में परिलक्षित हो रही थी, तो अगस्त 2019 के बाद राज्य में प्रगति को नए पंख
लगे हैं। 2018-19 की तुलना में ही परियोजनाओं को पूरा करने की गति 10 गुना बढ़ गई। इन उपलब्धियों में प्रशासन और समाज में आए बदलाव के मूल्य भी शामिल हैं। स्थानीय समाज ने दशकों तक प्रतीक्षा की थी कि विकास को लेकर अन्य राज्यों की तरह उनकी भी आकांक्षा पूरी होगी। आज जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, आज जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीच मुझे और प्रशासन में मेरे साथियों को कई पीढ़ियों को की पीड़ा और प्रतीक्षा का एहसास भी है। इसलिए शहरी और ग्रामीण व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य संसाधन अविलंब और बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं। और आप देखिए हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी निजी निवेश को प्रोत्साहन किया जा रहा है। G20 सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर भी मैंने दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश को भविष्य में विश्व के शीर्ष 50 पर्यटक स्थलों में शामिल होने कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यही हमारा संकल्प भी है। स्वतंत्रता के अमृत काल में G20 सम्मेलन के माध्यम से हमने एक विकसित जम्मू कश्मीर का एजेंडा विश्व के समक्ष रखा है। हमारा संकल्प जम्मू कश्मीर में प्रत्येक नागरिक के हाथों को मजबूत करना है और नौजवानों के हाथों में पत्थर की जगह लैपटॉप से उनका भाग्य की रेखाओं को बदलने का काम किया है। उसी तरह नागरिकों को स्वावलंबी बनाकर जम्मू कश्मीर की भाग्य रेखा को और गहरा करने का हौसला G20 सम्मेलन से मिला है। और आप देखेंगे कि कुछ भारत विरोधी तत्वों की जरूर इस परिवर्तन से निराशा हुई होगी, लेकिन उनके लिए यही बेहतर होगा कि वे इस बदलाव से ताल बैठाएं, अन्यथा उन्हें आगे और तकलीफ होगी। आरा में महाकवि कलहन का संदर्भ था, तो अंत में भी उनके एक प्रसंग से करना उचित होगा। महाकवि कलहन ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की इस धरती पर पुण्य का अस्तित्व तथा पाप का अभाव है। G20 सम्मेलन ने हमें प्रेरित किया है कि पूर्णता की ऊर्जा नए हौसलों एक साथ जुटकर होकर शांति, सुरक्षित और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का निर्माण करना और लोगों को की आकांक्षाओं को नया क्षेत्र प्रदान करना ही हमारा एक माध्यम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के आप देखिए उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया। अब आप देखिए G20 के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात की हुई है। G20 की कब स्थापना हुई ये आप लोग बताइएगा, डेट उसकी बताइएगा। नए संसद भवन पर आप देखिए सस्ती राजनीति। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष में जो व्याकुलता देखी जा रही है वह हताशा की अभिव्यक्ति है। ये जगमोहन सिंह राजपूत लिख रहे हैं, ये आप देखेंगे जो अब विरोध किया जा रहा है ना 20 विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उसी पर ये लिखा गया है। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। राजनीति ही हो रही और क्या होगा। ऊर्जा, मानव स्वभाव, मनुष्य की प्रकृति या स्वभाव का सब उसके जन्म के समय से बड़ा गहरा संबंध होता है और मनुष्य की प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। मनुष्य में सत्य, रज, तम तीनों गुण विद्यमान होते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। दिलचस्पी हुआ करे तो देख लिया करिए और ना हुआ करे तो छोड़ दिया करिएगा। याद देखेंगे घड़ियालूवासी विदेश यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर विपक्ष को आईना दिखाया कि साथ और दिखाने के साथ ही नसीहत देने की भी कोशिश की है कि ऑस्ट्रेलिया में उनके कार्यक्रम में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी उपस्थित था। उन्होंने यह भी कोशिश इसलिए की क्योंकि करीब 20 विपक्षीय दल नए संसद भवन के उद्घाटन के समारोह को बहिष्कार कर रहे हैं ना, तो उसी को लेकर बात। वाइब्रेंट विलेज, देश के सीमावर्ती गांवों को प्रथम गांव मानते हुए केंद्र सरकार इनके विकास पर विशेष जोर दे रही है। इस क्रम में शुरू किए गए केंद्र के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का लाभ चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के गांवों को भी मिलना है। अभी तक आप देख राज्य के 51 गांवों को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में चयनित किया गया है। और इनमें आजीविका विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के दृष्टिगत कार्य योजना का खाका खींचा जा रहा है। और इसके साथ ही सीमावर्ती गांव को और अधिक समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है, इस बारे में संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं और जिन्हें अंतिम रूप देकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और यह नहीं, बीते दिवस दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यशाला में भी उत्तराखंड द्वारा सीमांत गांवों की स्थिति और वहां के विकास को क्या क्या कदम उठाया जा सकता है, इस पर प्रस्तुतिकरण दिया गया था। एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि राज्य की ओर से रखे गए उस प्रस्ताव पर केंद्रीय स्तर से सहमति जताई गई है, जिसमें उन सीमावर्ती गांवों के निवासियों को 2 जगह सुविधाएं देने का आग्रह किया गया है जो सर्दियों में बर्फबारी होने पर निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं, और यानी अब उन्हें उच्च हिमालयी और निचले क्षेत्र में स्थित दोनों आसियानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। और सीमावर्ती गांव में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर वहां की आर्थिकी को सशक्त करने पर भी सरकार का जोर है। और इन गांवों को पर्यटकों की आवाजाही रहने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी को सृजित होंगे और उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्रामीणों का प्रवास बढ़ने से सर्दियों में उनके निचले इलाकों में पलायन की अवधि भी कम होगी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। ये आप देखिए मातृत्व अवकाश का महत्व,
एक कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें दिए जाने वाले मातृत्व अवकाश को लेकर समय समय पर चर्चा होती रहती है। और बीते दिनों नीति आयोग के सदस्य वीके पाल ने कहा है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महिला कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने पर विचार करना चाहिए। पहले मातृत्व अवकाश के लिए 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश मिलता था। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया है 2015 में, ठीक है। और कामकाजी महिलाओं को बच्चों की परवरिश में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में मोदी सरकार ने 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया था, जो माँ और शिशु दोनों के लिए लाभदायक है। और महिला कर्मियों को ये अवकाश उनके गर्भवती होने से लेकर बच्चे का जन्म होने के बाद तक की अवधि के बीच दिया जाता है। और ध्यान रहे, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत इस अवकाश का लाभ लेकर केवल वही महिलाएं उठा सकती हैं जिन्होंने बतौर कर्मचारी मौजूदा कंपनी में पिछले 1 साल में आप देखिए 80 दिनों तक काम किया है। और इसमें आप देखिए अवकाश की अवधि के दौरान भुगतान दैनिक मजदूरी पर आधारित होता है। महिलाएं पहली 2 गर्भावस्था के लिए ही यह अवकाश ले सकती हैं। मातृत्व अवकाश देने का उद्देश्य नवजात शिशु की देखभाल, महिलाओं को कार्यस्थल पर आने और वहां बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इस दौरान माँ और घर और बच्चे की अच्छे से देखभाल करने में सक्षम होती है। इस समय मिल रहे वेतन से वह अपने परिवार और बच्चे दोनों की सभी जरूरतों को पूरा कर पाती है। लेकिन कई प्रावधानों के बावजूद महिलाएं बच्चे के जन्म पर अपना कार्यस्थल छोड़ने के लिए मजबूर होती हैं। मातृत्व अवकाश के महत्व को समझना होगा। इन विशेष दिनों में एक माँ अपने शिशु को की ही नहीं बल्कि देश के भविष्य को तैयार कर रही होती है। वह उसे भरपूर प्यार देती है ताकि उसका बच्चा बड़ा होकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने सके और उसकी तरक्की में अपना योगदान दे सके। ऐसे में कामकाजी महिलाओं को लेकर नीति आयोग का यह विचार सराहनीय है। यह देश की सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महिला कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी जाती है। तो यहाँ हर क्षेत्र में नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा होगा और वे अपने बच्चों की उचित देखभाल के साथ ही कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगी। इससे ज़्यादा शादीशुदा महिलाएं देश के विकास में अहम योगदान भी दे सकेंगी। साथ ही आप देखिए महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिलेगा। जब भी आप लोग महिलाओं पर कुछ लिखते हैं ना, उनकी सशक्तिकरण पर आप देखिए आंसर लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, तो इन सबका उल्लेख वहाँ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कॉलम हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ये आप देखें, सुधार की ओर सरकारी बैंकों का वित्तीय दशा। हाल ही के दिनों में अमेरिका में 3 बैंकों और कुछ वित्तीय संस्थानों के ध्वस्त होने के समाचार के बीच कई और मझोले आकार के बैंकों के विफल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं भारत में सरकारी बैंक लाभ अर्जित करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं और एसबीआई का शुद्ध मुनाफा वर्ष 2022-23 में कुल आप देखेंगे कि 58.58% बढ़कर 50,232 करोड़ रुपए रहा है। इस तरह एसबीआई देश का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने 50,000 करोड़ रुपए का लाभ की सीमा पार की है। और साथ ही 12 सरकारी बैंकों का मुनाफा वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 57% बढ़ा है। और एसबीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग आप लोग इसमें वो भी खुलवाए होंगे, खाता भी होगा। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, जोखिम की पहचान, उससे निपटने के उपाय भी किए जाए। चलिए, पढ़ते रहा करिएगा। ये आप देखिए मोहब्बत की दुकान। ये आप देखिए खरी तंज कसा जाता है, मजे लिए जाते हैं एक तरह से। सिस्टम का दोष या अफसरों पर आफत। ये झारखंड में जारी ईडी की कार्रवाई का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ना। और इसी समय आप देखिए भारतीय प्रशासनिक अधिकारी भी, छवि रंजन भी गिरफ्तार हुए हैं। उससे पहले भी कई अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो आप लोग कहते हैं कि हम तो समाज सेवा के लिए जाएंगे सिविल सेवा में, वो कहते हैं लेकिन जाकर क्या करते हैं आप सभी कई उदाहरण देखते हैं। लोकतंत्र पर विपक्ष का आघात। और रविवार को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम है, परंतु कुछ विपक्षी दलों द्वारा इस कार्यक्रम का विरोध किए जाने की घोषणा लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। चलिए, अब आप देखिए सभी अपने अपने तर्क भी दे रहे हैं, विपक्ष वाले भी दे रहे हैं और सत्ता पक्ष वाले भी दे रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल से बढ़ेगा घरेलू फुटवियर उद्योग। आयात कम होने से घरेलू निर्माताओं के उत्पादन में होगी वृद्धि, लाखों नए रोजगार भी सृजित होंगे। और 50 करोड़ से कम का कारोबार करने वाले निर्माताओं पर लागू नहीं होगा यह नियम। और 43.5 करोड़ डॉलर के शॉल वाले फुटवियर का आयात किया गया वित्त वर्ष 2022-23 में। और आप देखिए कितना 7,70,000 करोड़ का है घरेलू फुटवियर उद्योग। गुणवत्ता नियम लागू होने से जूते चप्पल की कीमत में हो सकती है मामूली बढ़ोतरी।
25 लाख रुपए तक के अवकाश नकदीकरण पर नहीं लगेगा यह टैक्स। और गो फर्स्ट पुनरुद्धार योजना में 30 दिन में पेश करें, डीजीसीए कह रहे हैं, नगर विमानन महानिदेशक कह रहे हैं। एक गो विमान कंपनी है ना, उस दिवालिया के कगार पर, उसी की बात हो रही है। बैंक गारंटी को सिक्योरिटी बॉन्ड में बदल सकेंगे ठेकेदार। रिलायंस ने लोटस चॉकलेट का अधिग्रहण पूरा किया है। मालाबार गोल्ड की को TRQ के तहत आयात लाइसेंस मिला है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जर्मनी में मंदी ने दी दस्तक। स्पेन स्पेक्ट्रम की नीलामी से बढ़ेगा डिजिटल डिवाइड। समय पर परियोजना पूरी ना करने वालों पर होगी कार्रवाई। ये आप देखते हैं कि बिजली मंत्री बोले, RK सिंह ने कहा है 2030 तक उत्पादन क्षमता का 65% रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। 1 अरब 43 करोड़ रुपए में बिकी है टीपू की सुल्तान। मैसूर के शासक रहे टीपू की बात हो रही। टीपू सुल्तान की एक तलवार ने लंदन में वॉन हेम्स नीलामी घर के लिए भारतीय वस्तुओं की नीलामी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह तलवार लगभग आप देखिए 1 अरब 43 करोड़ में बिकी है। और 1782 से आप देखिए 1799 के बीच शासन करने वाली टीपू की इस तलवार को सुखेला सत्ता के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेजर जनरल डेविड वियर्ड को उस हमले में भेंट किया था, जिसका परिणाम टीपू सुल्तान की मौत के रूप में सामने आया था। ये आप देखेंगे OTT पे दिखानी होगी तंबाकू से संबंधित चेतावनी। ये आप देखिए आती है, आपने देखा होगा कि उस पर क्या आती है, चेतावनी आती है, फिर भी हम लोग खाते रहते हैं, पता नहीं। जीवन साथी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने देना कूटता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बन सकता है विवाह विच्छेद का आधार। ये आप देखेंगे इस तरह के मामले भी कई बार आ रहे हैं। कव्वाली की आड़ में मतांतरण कर रही 2 महिलाओं समेत आप देखिए 18 गिरफ्तार। मतांतरण आप देखिए धर्म परिवर्तन की बात होती है कई बार। आप देखिए क्या हमारा संविधान धर्म परिवर्तन को रोकता है, ये आप लोग बताइए अपना, ठीक है। पाकिस्तान में आघोषित मार्शल लॉ जैसे हालात हैं, दखल दी सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान कह रहे हैं पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। इनके बुरे दिन भी चल रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के गेट से टकराई कार लंदन में। टावर ऑफ लंदन में कोहिनूर हीरा का आज से होगा सार्वजनिक प्रदर्शन। कोहिनूर हीरा तो आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में यूक्रेन युद्ध होगा महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। ब्रिटेन में कुशल कामगार व छात्र वीजा में भारतीयों का दबदबा। अब तो भारतीयों का दुनिया में रह रहा है। मैकार्थी बोले अमेरिका ऋण सीमा संकट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। रिपब्लिकन स्पीकर बोले हमने समस्या सुलझाने को लेकर वार्ताकार भेजे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने वार्ता को सकारात्मक बताया था। न्यूयॉर्क में दीपावली पर अवकाश घोषित करने की तैयारी हो रही है। भारत में जन्मी लेखिका को न्यूयॉर्क मेयर ने सम्मानित किया है। भारत में जन्मी एक प्रमुख उद्यमी लेखिका अनु सहगल को भारतवंशी अमेरिका अटॉर्नी न्यायाधीश नामित हुए। कैलिफोर्निया के गवर्नर गाविन न्यूसॉम ने उच्च अदालत के लिए 27 नए न्यायाधीशों को नामित किया। इनमें आप देखिए भारतवंशी अटॉर्नी सुइना पन्नू भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने 66 अफगान कैदियों को रिहा किया। पनामा और कोलंबिया में 6.6 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप यानी कि भूमि का कांपना। भारत के पैरोकार जनरल ब्राउन अमेरिका से सैन्य पद पर आप देखिए नामित हुए। 3 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक दिए गए। आपको बता दिया था। आप लोग बताइए वो कौन है। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कमरोज ने प्राप्त किया डैग हैमर स्काल्ड मेडल। और इन 3 के नाम आप लोगों को बताना है, मैंने पीछे बताया भी है आप लोगों को, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए। UN की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देखेंगे न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दक्षिण कोरिया की सीमा के पास अमेरिका दक्षिण कोरिया कर रहे हैं सैन्य अभ्यास। देख लीजिए कहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है। ये ऊपर आप देखें उत्तर कोरिया है, नीचे दक्षिण कोरिया है। ये अमेरिका आपको देखने को मिलता है। अमेरिका के संवेदनशील प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश में चीनी हैकर। जर्मनी में तीर्थयात्री, जर्मनी की सबसे बड़ी और प्रमुख तीर्थयात्री में शामिल तीर्थयात्री है। रेगेंसबर्ग में से अल्टो एटिग के बीच आप देखिए लगभग 70 मील की है। आप देखेंगे वाकमुट में वैगनर्स ने रूसी सैनिकों को ठिकाने सौंपने शुरू किए हैं। ये यूक्रेन की बात हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार सामी अब्राहम का अपहरण। जापान में गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी सहित 3 की मौत हुई है। देखिए जापान में भी हो रहा है।
ये आप देख रहे हैं क्रिकेट का क्षेत्र है, एक खेल का क्षेत्र है और आईपीएल चल रहा है। 2008 में शुरू हुआ था। महिलाओं का आईपीएल कब शुरू हुआ ये आप लोग बताइएगा। सिंधु श्रीकांत और प्रणव मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। टेनिस से जुड़े हुए हैं ये सब। जेसन जेसन ने लीग के लिए ईसीबी का अनुबंध तोड़ा। इंग्लिश क्रिकेटर हैं जेसन राय, इनकी बात हो रही है। आप खेल को करियर बना रहे हैं युवा, मोदी साहब कह रहे हैं। हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का किया शुभारंभ प्रधानमंत्री साहब ने। लाउतारो मार्टिनेज ने इंटर मिलान को बनाया इटालियन कप का चैंपियन। सेमीफाइनल में अलकराज से भिड़ सकते हैं जोकोविक, देख लीजिए फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में। हिंदी विश्व यात्रा में शामिल होने भारत आए 13 देशों के 31 प्रतिनिधि। छात्रा की हत्या केस में विश्वविद्यालय प्रबंधन समेत 5 पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस सौजन का आरोप छात्रा की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने प्रभावी कदम नहीं उठाया, इस वजह से घटना हुई। महीने पहले स्नेहा ने ईमेल कर विश्वविद्यालय प्रबंधन से कहा था कि अनुज उसका परेशान कर रहा है। ये अभी आप देखिए जो हत्या की गई है ना छात्रा की, उसी की बात हो रही है। चीन सीमा को जोड़ने वाली नीति हाईवे पर बैली ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ है। फिर महक रही है कश्मीर की कली, देख लीजिए। बरसात से लेकर बेताब तक कभी वह दौर था जब रोफेले पर्दे पर घुली रहती थी केसर। केसर आप देखते हैं जम्मू कश्मीर ही फेमस है उसके लिए। इसे भी पढ़ लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिलते हैं यहाँ। पश्चिम एशिया में पहली बार ईरान से मिला था पेट्रोलियम। 1908 में आज ही ब्रिटिश इंजीनियर ने पश्चिमी एशिया में पहली बार पेट्रोलियम की खोज की थी। और ईरान के मस्जिद ए सुलेमान शहर में ड्रिलिंग के दौरान आप देखिए 1100 फीट नीचे पेट्रोलियम मिला था। और वर्तमान में दुनिया के आधे से अधिक पेट्रोलियम भंडार पश्चिम एशिया में ही स्थित है। इसरो ने अंतरिक्ष में की कमर्शियल लॉन्चिंग की शुरुआत। 1999 में आज ही के दिन इसरो ने कमर्शियल लॉन्चिंग की शुरुआत की थी। और इसरो ने प्रक्षेपण यान PSLV-C2 के जरिए भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के एक एक सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में जोड़े थे। इसके साथ बाद ही भारत सैटेलाइट के सस्ते और सटीक प्रक्षेपण का केंद्र बना। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताइए। भारत के जाने माने कृषि विज्ञानियों में गिने जाते हैं बीपी पाल। कृषि विज्ञानी बीपी पाल का जन्म 1906 में आज ही पंजाब प्रांत के मुकुंदपुर में हुआ था, मुकंदपुर में। और बचपन में स्कूल के बगीचे को देखकर उनके भीतर पौधों में रुचि जगी। 1929 में इंग्लैंड जाकर गेहूं पर शोध किया। वर्ष 1937 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े और उस समय रस्ट नमक पौधे की बीमारी के चलते हजारों एकड़ गेहूं की फसलें नष्ट हो रही थी। और 1954 में इस बीमारी से लड़ने में सक्षम NP 809 गेहूं विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की। वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक भी रहे हैं। अबू धाबी में तेजी से हो रहा है फिल्म निर्माण, फ्रैंकिन कह रहे हैं। आईफा अवार्ड के 23वें संस्करण के आयोजन में बोले कमिश्नर फिल्मों की संख्या हुई दोगुनी। कान फिल्म उत्सव में हुआ अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी का प्रीमियर। डॉन ने बनाई आगटी। उत्तर अफ्रीका देश मोरक्को की राजधानी रबात में डॉन ने आकाश में तैयार की आगटी, देख लीजिए। या आप देखिए रबात 12वीं शताब्दी के अंत में अल-मोहाद शासक याकूब अल मंसूर के शासनकाल में बनाए गए ले टूर हसन के लिए प्रसिद्ध है। यह 40 मीटर ऊंचा टावर है जो तस्वीर में नजर आ रहा है। और इसे और ऊंचाई बनाई जाना था, किंतु 1199 में अल मंसूर की मौत के बाद इसका निर्माण बंद हो गया था। कम उम्र में डायबिटीज होने से बढ़ जाता है डेमेंशिया का खतरा, यह अनुसंधान में मालूम चल रहा है। जॉन सार बावर में मिली प्राचीन गुफा खोलेगी जलवायु परिवर्तन के राज। उत्तराखंड के साहिया इनारी खंड के पास स्थित लगभग 3 किलोमीटर लंबी गुफा है। गुफा की सतह पर आप देखिए जमे स्पेलियोथेम के आधार पर वैज्ञानिक बता रहे हैं 20 लाख वर्ष पुरानी। देहरादून में हैदराबाद में मिले 6000 वर्ष पुराने पत्थरों के औजार, देख लीजिए न्योलिथिक एज के। इंटरनेट मीडिया स्टार बना टक्कर नाम का कुत्ता। अब तक अपने कई वफादार पालतू कुत्तों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अमेरिका में गोल्डन स्टीवर नस्ल का टकर नाम का कुत्ता वफादार होने के साथ ही कमाऊ भी है और इंटरनेट मीडिया स्टार बन चुका है। चलिए ये भी आप लोग देखते रहिए। वॉशिंगटन अमेरिका की बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं।
छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी दिलचस्पी हो। आजकल मैं देख रहा हूँ कि देखो बहुत सारे अवसाद, आप देखिए डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की बातें हो रही, परेशान रहते हैं बहुत सारे बच्चे। तो देखते हैं, जब भी टाइम मिलता है एक क्लास हम लोग रखेंगे, इस पर कुछ बारीकी से हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, क्यों होता है, कहीं आप भी तो इससे ग्रसित नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें हैं। और आप देखिए यहाँ तक, आप यकीन मानिए, ये समस्या यहाँ तक पहुँच जाती है कि अपना जान भी दे देते हैं लोग, आत्महत्या भी कर लेते हैं। इन सब पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और आपके आसपास अगर आपको लगता है कि ये जा रहा है, कोई परेशान है, तो उससे बात किया करिएगा। मुझे लगता है उसे समझाने की कोशिश किया करिएगा, देख रेख किया करिएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एकांत में छोड़ देते हैं उसे और ताने देने लगते हैं। वो ताने आप देखिए उसके मौत का कारण भी बन सकता है। बात करेंगे हम लोग विस्तार से, बड़े बारीकी से बात करेंगे, क्या कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण है। और आप भी अगर आसपास देख रहे होंगे, आप में भी कुछ इस तरह के सिस्टम आप देखें कि वो लक्षण होंगे, सिम्टम्स, तो आप लोग भी जान सकेंगे। आपको भी वहाँ कुछ घरेलू उपचार भी बता दूंगा, और आपको कुछ सावधानी भी उससे बरतनी है, वो भी बात करेंगे हम लोग। आपके पास भी कुछ उपाय हुआ करें तो आप लोग भी बताया करिएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप भेज सकते हैं।